ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में, जिसमें हमने कहा था कि बात करेंगे जरा खड़गे जी के बयान पर। खड़गे जी कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता हैं जो साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बड़ा लंबा उनका राजनीतिक जीवन है, 10 बार के सांसद रह चुके हैं, लोकसभा में लगातार चुनाव जीतने का कीर्तिमान रहा। अभी वो राज्यसभा में न केवल सदस्य बल्कि पार्टी की तरफ से दल के नेता भी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, मतलब काफी अनुभव है। पर उनके बयान कई बार मन में संशय पैदा कर देते हैं कि खड़गे जी आखिर इस अनुभव के बाद भी ऐसा क्यों कर देते हैं। खड़गे जी का ताजा मसला जो है वो है प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी में ही रहती है कि कब कांग्रेस का नेता कहां चूके और वो उसको पकड़े, और मोदी जी का मसले पर कांग्रेस अमूमन घिर ही जाती है। मणिशंकर अय्यर से शुरू हुआ सिलसिला न जाने कितनी बार गुजर चुका है और कांग्रेस कई बार कीमत चुका चुकी है, पर फिर भी मानते नहीं। जो खड़गे जी कभी मोदी जी को जहरीला सांप बता रहे थे, अब तो हद हो गई। भाषण तो छोड़िए, पत्रकार वार्ता में मोदी जी को आतंकी बता दिया। अब आतंकवादी बताते ही भाजपा जैसे ही शुरू हुई, खड़गे जी को समझ में आया गलती हो गई, तो बोलने लगे नहीं नहीं मैंने आतंकी नहीं बताया, मैं ये बता रहा था कि वो ऐसा व्यवहार करते हैं। पर कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात लौट कर वापस नहीं आती। भाजपा ने पकड़ लिया है, चुनाव आयोग में दस्तक भी दे दी है और मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है। तो इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। चुनाव के रंग बदजुबानी के संग थोड़ा बात करते हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बयान को लेकर कटघरे में है, उनकी पैरवी करने के लिए डॉक्टर टीना करमवीर हमारे साथ हैं। उनके साहस को प्रणाम है भाई। टीना जी स्वागत है आपका ऐसे नाजुक मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ में हैं। रत्नाकर जी को ऐसे विषय की तलाश रहती है, ऐसा अवसर मिले और कुछ कहने का मौका मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो रत्नाकर जी आपको भी साधुवाद, आप हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। और इनके बीच में हमारे साथ अजय शुक्ला जी है। अजय शुक्ला जी ने काफी रिसर्च की होगी ये बताने में कि खड़गे जी ने बोला वो तो ठीक है, पर भाजपा भी बयानों के मामले में कोई पीछे नहीं रहते। हमें उनकी रिसर्च को जानने में बड़ी दिलचस्पी है। तो अजय जी आपका भी स्वागत है आपकी रिसर्च के साथ। और शुरुआत टीना जी से करेंगे, पर उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डालते हैं और फिर टीना जी से ही उन दलीलों को सुनते हैं जिसमें वो बताएंगी कि खड़गे जी ने जो कहा वो या तो ठीक कहा या उसे ठीक हम लोगों ने नहीं समझा। सुनिए। AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai. How can they join with Modi, who is a terrorist? ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है, ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला। देश का प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, देश का प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना, आप सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और जो हमारे जीवन में एक इंसान को किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इसका नीचे स्तर जहां ले गया है, मुझे लगता नहीं है कि आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ने ऐसा अपशब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में प्रयोग किया है। तो टीना जी वो हमने बयान सुना, हमें तो लगा खड़गे जी ने टेररिस्ट ही बोला प्रधानमंत्री जी को। आपने भी सुना, आपको क्या लगा, वो टेररिस्ट बोले या केमिस्ट बोले? क्योंकि खड़गे जी बाद में बोले कि नहीं नहीं मैंने टेररिस्ट नहीं बोला। थोड़ा बताओ ना टीना जी, हो सकता है हमारे कान ठीक ना सुने हो। नहीं बिल्कुल, क्योंकि खड़गे जी ने 1 घंटे के अंदर ही स्पष्टीकरण दे दिया था, तो मुझे लगता है इसको विवाद बनाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो वो कहते हैं ना, हमारे हरियाणा में कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोल रही जिसमें 72 छेद है। ये देखिए, ये लोग बयान की बात कर रहे हैं, इनके यहाँ पर लगातार योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं, हिमंता क्या क्या बोल रहे हैं, तो चुनाव आयोग को तब नहीं दिखाई देता। चुनाव आयोग क्यों भागा भागा वहां है, असम के सीएम को क्यों नहीं भेजते नोटिस?
देश के प्रधानमंत्री को नोटिस क्यों नहीं भेजते हैं कि जब चुनाव आए, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और आप जो है देश का राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं, लेकिन ये जानबूझकर मुद्दा बनाया गया है। चुनाव में अब इनको कुछ तो चाहिए, अब इनको कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना होता है। अब एक खामखा की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे है नहीं। बंगाल में चुनाव है, उसको लेकर अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये इनका नहीं, टीना जी थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, मैंने शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क दिया था और उसमें मैंने कहा था कि कमान से छूटा हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस लौटकर नहीं आती। खड़गे जी ने मोदी जी को टेररिस्ट बोला, ये सच्चाई है। 1 घंटे बाद ही उन्होंने सफाई दी, इसलिए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि उनसे गलत बोल दिया गया। एक तो ये। दूसरा, आप भाजपा के नेताओं की बात कर रहे हैं ना, तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने अभी तक कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला या मैंने गलत बोला, ना योगी आदित्यनाथ ये बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला या मैंने गलत बोला। ये खड़गे जी अचानक डिफेंसिव क्यों हो गए? अगर बोले तो बोलते कि हाँ मैंने बोला। वो घबरा क्यों गए? 80 साल की उम्र में क्या डर आ गया खड़गे जी को, जिसके चलते उन्होंने अपनी बात को रोल बैक करना चाहा? नहीं, खड़गे जी नहीं घबराए, घबरा तो भारतीय जनता पार्टी गई है, इसीलिए इनके सारे नेता उठ के बयान दे रहे हैं, है ना। तो चुनाव आयोग को आना पड़ रहा है, तो चुनाव आयोग से ही सवाल है कि साहब आप जो है हेमंता के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नोटिस नहीं देते, क्यों बीजेपी के नेताओं को नोटिस नहीं देते। हम वो वाकया भूले नहीं है कि संसद के अंदर इनके नेता रमेश बिदूड़ी कैसे एक मुस्लिम सांसद को क्या क्या नहीं बोला था, सब पूरा देश जानता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करेंगे, इनके नेता आज किरण रिजिजू जी कह रहे हैं अरे आप अपने नेताओं को तो समझाते नहीं है, और बार बार खड़गे जी के अरे टीना जी, समझने की जरूरत तो आपको है ना, नुकसान तो आपका ज्यादा होता दिखता है इतिहास में। देखो, मणिशंकर अय्यर जी ने नीच बोला, कीमत कितनी बड़ी चुकाई। आपको दिया याद होगा, वो प्रियंका गांधी भी भाषण दे बैठी थी, ये नीच राजनीति है, मोदी जी उसे भी लपक गए, बोले कि मुझे नीच कहा गया। याद है ना आपको? हर बार कीमत किसने चुकाई? हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने चुकाई, आपको नहीं लगता है? दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। आप तो जो है लगातार ही गरम कैसे पिए इसमें लगे हुए। सुनिए, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग तो कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सबने देखा है। जब भी चुनाव होते हैं विपक्ष के नेताओं के यहाँ पहुंच जाती है, तो उन्होंने गलत क्या कहा, और हम तो पूरी तरीके से बताएंगे साफ तौर पर कि विपक्ष के नेताओं की यहाँ ईडी पहुंचती है। एक सिटिंग सीएम के यहाँ हेमंत जी के यहाँ कैसे पहुंच गई थी सीबीआई ईडी? तो ये सारी सच्चाई है, देश देख रहा है। तो इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? खड़गे जी ने बोला मैंने टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन क्या बोला ये भी नहीं बताया। आप ही मदद करो टीना जी, आप मोदी जी को क्या बोलोगे? हम थोड़ा रत्नाकर जी से समझेंगे कि भाई ये शब्द तो ठीक है ना। ने कहा कि टेरराइज किया गया है जी, जितनी संस्थाओं का दुरुपयोग करके किस तरीके से ईडी सीबीआई सब का आईटी का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अरे वो तो ठीक है, मोदी जी क्या हैं? कर दिए गए थे जी। मोदी जी क्या हैं? भाई टेररिस्ट नहीं है, खड़गे जी ने इतना तो बोल दिया। अब बताओ मोदी जी क्या है? उनको रोना होता है। अब वो बताएंगे मुझे 100 बार गालियां दी, 150 बार गालियां दी, क्योंकि उनको सिंपैथी कार्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जनता के सामने आएंगे, लेकिन काम के नाम पर उन्होंने कुछ किया हो तो बताइए। अच्छा ये बताओ, उन्हें सिंपैथी कार्ड चाहिए, आप समझ गई नहीं ये बात? फिर ये कार्ड आप क्यों दे देते हो? हमें गालियां दी तो वो प्रियंका जी ने उनको बहुत सही कहा था, एक दिन आइए संसद सत्र रखिए और सत्र में आप बता दीजिए कि आपको कितनी गालियां दी, एक ही दिन जो है छुटकारा मिल जाएगा सबको, पूरे देश को 140 करोड़ की आवाम को छुटकारा मिल जाएगा और ना ही आपको बार बार आके रोना पड़ेगा। और खड़गे जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया जानबूझकर। फिर तो इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी को मारने की धमकी, राहुल जी के लिए क्या क्या अब लीडर ऑफ अपोजिशन है वो साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन को लगातार इस तरीके से अटैक के लिए, और इनके नेता क्या क्या नहीं बोलते कि जैसे क्या क्या नहीं बोलते हैं। टीना ये नहीं बता रही हैं। मैंने कोशिश की टीना जी आपसे पूछने की, जब आप ये बात समझ गए कि मोदी जी को तो सिंपैथी कार्ड चाहिए, तो आप लोग उन्हें सिंपैथी कार्ड उपलब्ध क्यों करा देते हो? टीना जी इस पे आप कुछ नहीं बोल रहे, कुछ बोलेंगे या मैं रत्नाकर जी के पास जाऊं? नहीं, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, असल बात ये है उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि साहब आपने सत्र रख लिया था तो आपने महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया, क्यों लागू नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं दे रहे चुनाव के दो, आप तो पूछेंगे ना उनसे सवाल 2024 में, इसलिए टीना जी जब वो मिले तब आप सवाल पूछ लेना, अभी तो मेरे सवालों को उत्तर दीजिए ना। मैंने पूछा कि आप सिंपैथी कार्ड क्यों देते, तो आपने उसको उत्तर नहीं दिया। पर मैं आना चाहता हूं रत्नाकर सिंह जी के पास में। भैया 140 करोड़ के देशवासी केवल प्रधानमंत्री ही चुनते हैं क्या? भाई जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिस संविधान की व्यवस्था में ये देश प्रधानमंत्री चुनता है,
उसी संवैधानिक व्यवस्था, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह देश नेता प्रतिपक्ष भी चुनता है। प्रधानमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी जी हैं कुछ पार्टियों के समर्थन के साथ, तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तो राहुल गांधी केवल अपनी पार्टी की हैसियत से मौजूद है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी अन्य राजनीतिक दल के समर्थन की जरूरत भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री को कुछ बोल दिया तो 140 करोड़ देशवासियों का अपमान हो गया, और आपका एक राज्य का मुख्यमंत्री उन्हें सीधे पागल बोल देता है। इसमें 140 करोड़ देशवासी कहां पे जाकर अपना सिर छुपाएं, ये बात रत्नाकर जी समझ में नहीं आती। आप थोड़ा मदद करो हमारी, कि प्रधानमंत्री को बोला तो अपमान हो गया, और नेता प्रतिपक्ष को पागल करार दिए आपका एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, ये सम्मान की बात हो गई। हमें इस भाषा के फर्क को समझना, रत्नाकर जी मदद करो आज आप। देखिए हिमांशु जी, हमेशा विपक्षी पार्टी हो या सत्ता पक्षी पार्टी हो, उसको एक शब्दों की गरिमा बना के रखना चाहिए। आलोचना और अपमान में अंतर जो है वो जरूर पता होना चाहिए। जी। हम किसी की आलोचना कर सकते हैं, हम अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादा से उसको आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब आलोचना करते करते जब हम व्यक्तिगत रूप आ जाते हैं तो उसको अपमानित करना शुरू कर देते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को की आलोचना करते करते वो देश का अपमान कर बैठती है। और ये एक बार नहीं हुआ है। ये राहुल गांधी जब बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन जो एक गरिमामय पद पे बैठे हैं आज, वो जब विदेशों में जानते हैं तो भारत के खिलाफ उनका वक्तव्य जो आते हैं तो वह निश्चित रूप से एक भारत को अपमानित करने वाले शब्द जो है वो बोलते हैं। उनको आलोचना करना चाहिए, ये एक थिन लाइन है जो ये समझ नहीं पाते। जब आप किसी को व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने लगते हैं और उस व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री पद पे आसीन है, जो एक गरिमामय पद पे बैठा हुआ है, जो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति को जब आप इस तरह से आतंकवादी, वो भी एक सबसे पुराने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बोलते हैं, तो निश्चित रूप से देश की जनता यह देख रही है कि आप उस व्यक्ति को आतंकवादी बोल रहे हैं जो इस देश को एक नए आयाम पे, एक नए पहचान पे, पूरे वैश्विक स्तर पे लेके गया। आप उस व्यक्ति को आतंकवादी बोल रहे हैं जो व्यक्ति अथक प्रयास कर रहा है कि 2047 तक ये कैसे विकसित भारत देश बने और ये कैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था में हम नंबर 1 पहुंचे। आज तो देश की जनता आहत है। आप आलोचना करिए, नीतियों की आलोचना करिए, उनकी आलोचना करिए, लेकिन आप जब मुद्दा विहीन हो जाते हैं, जैसे हमारी बहन कह रही थी कि मुद्दे नहीं इनके पास, अरे आपके पास मुद्दे हैं तो मुद्दों पर तो लड़िए, आप आइए जमीन पे। नहीं रत्नाकर जी, मैं थोड़ा आपकी दलीलों को समझ नहीं पाया। देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो प्रधानमंत्री के लिए इस शब्दावली का समर्थन कर पाए, और कोई क्या, जिसके मुंह से निकला वही अपनी बात का समर्थन नहीं कर पाए। 1 घंटे में खड़गे जी बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, हमने तो दिखा दिया उन्होंने यही कहा, पर फिर भी उनका सामर्थ्य, उनका साहस ये नहीं रहा कि वो अपनी बात में टिक पाए। लेकिन मैंने इससे आगे का सवाल किया था रत्नाकर जी, उसका उत्तर आपने नहीं दिया। उत्तर तो छोड़िए, आप उसे स्पर्श भी नहीं किए। मैंने कहा भाई मोदी जी के लिए जो बोला वो तो बिल्कुल गलत, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी के लिए बोला बिल्कुल गलत, अच्छी बात है। पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के लिए हेमंता विश्वा शर्मा, नाम से ही बता रहा हूं, जानकारी में नहीं आया। तो इस देश में सम्मान केवल क्या प्रधानमंत्री का रहेगा? जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष का पद है, आप बता रहे बड़ा गरिमामय पद है, उसके लिए यह भाषा स्वीकार है? देखिए हिमांशु जी, मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि आपने देखा होगा, मैं डिबेट बहुत सालों से करता आ रहा हूं। मैं किसी भी बिलो लाइन पे जाके कभी भी किसी को व्यक्तिगत रूप से उसको डिबेट नहीं करता हूं। हमेशा से जो है मुद्दों पे और तार्किक तरीके से ही बातों को रखता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे अन्य दल का हो, अगर कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे को अगर किसी भी तरह के अपशब्द बोलता है, वह निश्चित रूप से निंदनीय है, ये मेरा सोचना है। और ये जनता को देखना है कि जनता उसको किस तरह से रिएक्ट करती है। अब मैंने बताया आपको कि ये जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता कैसी,
कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं, जबकि वही एक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ये जी कह के संबोधित करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सत्ता के वियोग में इनकी मानसिक असंतुलन कुछ ज्यादा बढ़ गई है? तो इस वो दिक्कत है रत्नाकर जी, वो ओसामा जी वाला जो बयान था ना, वो सत्ता में रहते हुए था, वो सत्ता के बात का नहीं था। एक तो ये सुधार कीजिए आप। बाकी आपकी इस गरिमा और आपकी उस सीमा को समझते हुए पूर्ण सम्मान से मैं आपके तर्क को स्वीकार कर लेता हूं। आपकी अपनी मर्यादा है, आप ये तो कह ना सके कि हेमंता ने गलत बोला। आपने इतना कहा कि ऐसा कोई भी बोले तो वो मैं तो उचित नहीं मानता। हम आपकी उस मर्यादा का सम्मान करते हैं। लेकिन अजय शुक्ला जी के पास आते हैं और अजय शुक्ला जी आपसे जानना चाहते हैं कि भाजपा दाव तो ठीक चलती है, पर खड़गे जी के पीछे ये जबरदस्ती में समय खराब नहीं कर रहे? ना कांग्रेस का तमिलनाडु में कोई बहुत जोर, ना पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई और ये छोर। वहां लड़ाई वस्तुतः डीएमके से, पश्चिम बंगाल में लड़ाई दीदी से। राहुल गांधी तो आज प्रचार में भी जाना छोड़ दिया, पश्चिम बंगाल जाना था। क्या कहते हैं आप? जिनसे लड़ना तो उन्हें छोड़ के गलत जगह उलझ गई भाजपा। मुझे लगता है कि इससे कोई भाजपा को राजनीतिक बहुत लाभ नहीं होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की बजाय यदि राहुल गांधी होते तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को लाभ होता और भाजपा भी उसे उस तरह से ट्रोल कर लेती। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता जो करीब 85 साल के हो रहे हैं करीब, तो अब आप सोचिए, और दलित कम्युनिटी से आते हैं, उसके बाद में वो असल में बुजुर्ग भी हैं और कई बार उनकी भाषा में और कई सारे दोष जो है हो जाते हैं, कई बार लैंग्वेज में हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी उम्र के साथ में जो थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं वो कई बार सदन से लेके सब जगह बोलते वक्त आप देखते हैं। तो मैं पहली बात तो ये कहूंगा, हालांकि मैं किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन जो बुजुर्गियत के साथ उम्र के साथ आता है वो मैं अपने पिता के अरे वो तो ठीक है, फिर आप कांग्रेस के लिए कुछ कीजिए। जब आपको इतनी समझ है, आपका तजुर्बा ऐसा आ जाएगी, आपको पता है कि उम्र के साथ ये दिक्कत आती है, तो ऐसे समय पर हमारी व्यवस्थाओं में संन्यास की व्यवस्था है, सिंहासन की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस ऐसी अवस्था में उनको लाके सिंहासन पर बिठा दी तो समस्या तो आनी ही है ना। हिमांशु भाई, ये बात तो एक हो गई। अब मैं आता हूं आतंकवादी शब्द पे। क्या आतंकवादी शब्द जो उन्होंने कहा गलत कहा? मुझे लगता है गलत नहीं कहा। उन्होंने इसका दोबारा खंडन करके जरूर गलत किया। उन्हें इसको नहीं करना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था हाँ मैंने कहा, क्योंकि आपने जो भाषण सुनाया आप देखिए ना, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो एक आतंकवादी है, वो समानता और न्याय में विश्वास नहीं करते। यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। अब आप बिल्कुल सही। अब आतंकवादी का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा थोड़ा सा इसको डिक्शनरी में पढ़ लिया जाए। आतंकवादी का बिल्कुल अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति या समूह जो राजनैतिक, वैचारिक या धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आम नागरिकों के खिलाफ या किसी समूह के खिलाफ, किसी दल के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है अनैतिक कृत्य करता है, हिंसा करता है या उनके खिलाफ तमाम दूसरे तरह के डराने के हथियार इस्तेमाल करता है, यानी भय का माहौल बनाता है। तो नरेंद्र मोदी विभिन्न तरीके से ईडी का भय देश के अंदर, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, दूसरे तमाम भय वो पैदा होते हैं, वो हमने देखे हैं और प्रत्यक्ष रोज दिखाई देते हैं। उसको लेके विपक्ष बार बार शिकायतें करता है, सब करता है। मैं कहता हूं क्यों कांग्रेस ने ऐसा किया? कांग्रेस को स्टैंड करना चाहिए था इस पर। क्या आप मानते हैं शुक्ला की खड़गे जी डर गए? खड़गे जी भाजपा से डर गए, क्या कहते हो अजय शुक्ला जी? एक लाइन सुन लीजिए, मेरी आखिरी लाइन इस पे जो है वो ये है कि 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने यही शब्द, वो भी उसमें उन्होंने कहीं समानता की बात नहीं की थी, कहीं किसी की बात नहीं की थी। चंद्रबाबू नायडू ने खुल के कहा था नरेंद्र मोदी एक आतंकवादी है, टेररिस्ट है और वो टेरर फैला रहा है, पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। यह बात उन्होंने कही थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो मेरा यह मानना है कि कम से कम
भारतीय जनता पार्टी के आज वो सहयोगी हैं, सबसे बड़ी बैसाखी है। ऐसे में भाजपा को पहले उनसे बात करनी चाहिए थी। अजय जी, मेरे सवालों पे भी तो साथ में जाओ ना, आप भावावेश में मत आओ। मेरे दो सवाल हैं आपसे। मेरा एक तो सवाल यह, आपका मानना है कि उन्हें इस बात पे टिके रहना चाहिए था जिनका नाम खड़गे जी है। खड़गे जी तो रोल बैक करके बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। तो क्या मानते हैं बतौर पत्रकार आप, खड़गे जी डर गए कि भाजपा मुझे लपेट देगी, भाजपा मुझे कटघरे में खड़ा कर देगी? तो कुल मिलाकर भाजपा के डर से खड़गे जी ने अपनी ही कही हुई बात से पीछे हटना मंजूर किया। एक सवाल। दूसरा, आपने बताया चंद्रबाबू नायडू का, नायडू जी ने 2019 में ऐसा कहा था। नायडू जी का उसके बाद भविष्य बहुत उज्जवल हो गया। आप क्या बता रहे हो? खड़गे जी का भी भविष्य बहुत उज्जवल है। मुझे लगता है नहीं होता उज्जवल यदि वो शायद वापस न लेते। मुझे लगता है खड़गे साहब उम्र के तकाजा और जिस तरीके से उनकी एक गंभीरता है, उस दृष्टिकोण से शायद उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, ये शब्द नहीं कहना चाहिए। उसमें एक शालीनता का परिचय देते हुए उस पर सफाई दी। मुझे लगता है उस पर सफाई दी। कुल मिला के कहना है अजय शुक्ला जी का। मैं एक बार फिर टीना जी के पास आता हूं और टीना जी, जानना चाहूंगा, भविष्य में थोड़ी सावधानी बरतेंगे? खड़गे जी को बोलने के बाद फिर वापस आना पड़ा अपनी बात के संदर्भ में। कांग्रेस कोई क्लास व्लास लगाएगी क्या अपने लोगों के संदर्भ में कि भाई मोदी जी के संदर्भ में बोलने में भावनाओं से ज्यादा दिमाग पर ध्यान रखो? भावनाएं हावी हो जाती हैं। मोदी जी ने इतना परेशान कर रखा है आप लोगों को कि जो मन में होता है वो जुबान पर आ जाता है। दिमाग का फिल्टर लगाने की जरूरत है। क्या कहते हैं टीना जी? देखिए, रोमन शासक कहते थे कि जनता को रोटी न दे सको तो सर्कस दे दो जी। जनता व्यस्त रहेगी, और मीडिया को भी उन्होंने अब यही दे दिया है, सर्कस दे दिया है कि आप व्यस्त रहिए, बस इसी में जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान भटक जाएगा। तो वो सर्कस चल रहा है और कुछ नहीं। आप असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहेंगे। जो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है, इवन चुनाव आयोग का इस्तेमाल गलत हो रहा है। चुनाव आयोग किसका साथ दे रहा है? चुनाव आयोग कैसी पोस्ट कर रहा है? चुनाव आयोग किसके दबाव में काम कर रहा है? ये सवाल पूछना जाना चाहिए। लेकिन जो है, ध्यान कैसे भटकाया जाए, तो वो पूरी तरीके से यही है कि खड़गे जी ने क्या कहा, जबकि ये पूछना चाहिए ना कि भाई आपसे। मतलब टीना जी, आप क्या कहना चाहती हो? मीडिया को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों की गलती है जो खड़गे जी को सीरियसली ले लिए। नहीं, सवाल ये पूछना चाहिए था कि भाई ये दोहरा मापदंड क्यों होगा, दोहरे पैमाने क्यों होंगे? क्यों योगी आदित्यनाथ को नोटिस नहीं गया? क्यों हेमंता को नहीं गया? सिर्फ जो है खड़गे जी के पास क्यों गया 24 घंटे में? 24 घंटे के अंदर आप अपना बयान दीजिए, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये बताओ, हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर या योगी जी के बयान को लेकर कांग्रेस के कौन कौन नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे? जरा जानकारी तो बताओ टीना जी। बिल्कुल गए हैं, और हम तो ये भी कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब आप राष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं और कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, आपके पीछे ध्वज लग रहा है, राष्ट्रीय ध्वज, और फिर भी आप बोल रहे हैं, फिर भी कोई रोक नहीं रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये टीना जी का सवाल है। टीना जी का मानना है कि जिन विषयों पर बात होनी चाहिए उन पर तो बात नहीं होती है। लेकिन मैं अब आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहता हूं एक बार फिर रत्नाकर जी के बाद। और रत्नाकर जी, जानना ये चाहता हूं कि अपना समय खराब क्यों कर रहे हो भाई? भाई आप लोग तो मतलब चुनावी प्रबंधन के बड़े माहिर लोग हो। कांग्रेस की कहां संभावना देख रहे हो? जो खड़गे जी के पीछे निर्मला सीतारमण जी भी, किरण रिजिजू जी भी, और भी जाने कौन कौन लोग आए लगे रहे। लड़ाई तो हमारी जानकारी के अनुसार आपकी ममता बनर्जी के साथ है, जहां कुछ होना है। तमिलनाडु के संदर्भ में तो वैसे भी आपका कुछ होना जाना है, ऐसा पता नहीं चल रहा है। कि अपना ध्यान कहां भटका लिया आप लोग? अब तो ऐसे ना थे। नहीं, देखिए हिमांशु जी, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर कोई सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी के अगर अध्यक्ष अगर इस तरह की बात करता है तो निश्चित रूप से उसको शिकायत तो लेकर के हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे ही ना। मुद्दा ये लोग देते हैं ना, मुद्दा ये बनाते हैं, ये करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करेंगे, चाहे कोई भी चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, तमिलनाडु का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, हर चुनाव में ये लोग गाली देने का काम करेंगे और कहते हैं हमसे कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। अरे भाई, आप असली मुद्दों पे लड़ाई लड़ते अच्छा, एक बात बताओ रत्नाकर जी, मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा आपसे। मोदी जी तो संसद में बोले थे कि मैं तो हर रोज 5-10 किलो गाली खाता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब आपको फर्क नहीं पड़ता तो चुनाव आयोग में इतने बड़े बड़े नेताओं को क्यों भेज दिया भाई?
नहीं, मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से भले फर्क ना पड़े, लेकिन देश की जनता को यह फर्क पड़ता रहेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है 140 करोड़ देशवासियों को के द्वारा चुन के जाते हैं। तो मतलब ये निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू ही देश हो गए क्या? भाई आम आदमी कोई गया ये तो पता नहीं चला, गए तो भाजपा के ही नेता केवल। सुन लीजिए, किरण रिजिजू जी या निर्मला सीतारमण ही देश नहीं है। प्रधानमंत्री एक पद होता है, उस पद की एक गरिमा होती है। अगर उस पद की गरिमा को तार तार करने का काम अगर कोई करेगा तो निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरा की जाएगी, वो पूरी की जाएगी। रत्नाकर सिंह जी का ये कहना है, पर हमारा साथ में जोड़ना ये है कि भाई प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और वो गरिमा अक्षुण्ण होनी चाहिए। और इसका एहसास तो तभी हो गया जब खड़गे जी को स्वयं ही अपनी बात को वापस लेना पड़ा। 1 घंटे में वो सफाई की मुद्रा में आ गए, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। कहीं ना कहीं उन्हें गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जैसे सांस्कृतिक दल को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ भारतीय संस्कृति की अस्मिता को लेकर एक उम्मीद जुड़ी रहती है, उसे अपने नेताओं को हिदायत नहीं देनी चाहिए कि भाषा के स्तर पर वो संयम रखें? अगर यह संयम भाजपा के नेता दिखा दें तो शायद जुबानी स्तर पर जो गंदगी या निकृष्टता इस समय भारतीय राजनीति में देखने को मिल रही है, उस पर कुछ रोक लग पाए। भाजपा से ज्यादा उम्मीद हम इसलिए जताते हैं कि भारतीय संस्कृति से जुड़े होने का सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। जो दावा करती है तो उससे अपेक्षा ज्यादा होती है। उम्मीद करते हैं कि रत्नाकर जी ने निजी तौर पर जो मर्यादा बताई वो पार्टी की मर्यादा में आने वाले समय में तब्दील होगी। और खड़गे जी से उम्मीद करते हैं कि जब पहले इतनी बार वो अपना हाथ जला चुके हैं तो शायद अब अपना हाथ नहीं जलाएंगे। इस उम्मीद के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।